viscosity of the fluid is the friction between the layers of the fluid when the fluid flows, है ना? जब सपोज हमने यहाँ पे वाटर डाला तो it will be flowing down one layer over the other, and water will come fast, and if we put the honey here तो वो थोड़ा धीरे धीरे आता है ना. हनी के बीच में जो लेयर्स हैं, force friction between the layers of the honey will be more, that will flow slowly. So that is called viscosity. Viscosity is the fluid friction between the layers when it flows, or resistance to the fluid motion. It is resistance to the fluid motion, and it is the force which opposes the relative motion between the fluids. And how it is measured? It is measured by the coefficient of friction, coefficient of viscosity, sorry. फ्रिक्शन को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से मेजर करते हैं, विस्कोसिटी को कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से मेजर करेंगे. उसके लिए मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे. ये दिस इज द ग्लास प्लेट, फिक्स प्लेट है ये. बीच में आपने ये लिक्विड लेयर प्लेस कर दी, ऊपर एक दूसरी ग्लास प्लेट है. व्हेन वी मूव दिस, तो दिस टॉप सरफेस ऑफ द लेयर विल स्टिक टू द अपर ग्लास प्लेट, और ये नीचे वाली, तो इट विल मूव लाइक दिस. Suppose we move the plate with the velocity v, and we have to apply the force F. Then on these layers, in layers के बीच में shear stress होगी. And top surface की बात करें तो it is a tangential force upon area. Previous chapter we have seen. Shear stress क्या होती है? Tangential force upon area. ये the area of contact, ये जो यहाँ पे जो area of contact होगा वो. And shear strain याद है? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया अपर सरफेस का, एंड डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम सरफेस. तो ये आपका डेल्टा एक्स आगे चला गया टॉप लेयर. तो डेल्टा एक्स अपॉन एल, एल इज द थिकनेस ऑफ द फिल्म और डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ द फिल्म, और टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये शेयर स्ट्रेन विल बिकम स्ट्रेन रेट. रेट मींस टाइम से डिवाइड किया, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नथिंग बट ए वेलोसिटी. तो वेलोसिटी अपॉन एल, डिवाइड बाय एल था यहाँ पर, तो एल नीचे आ गया, एंड वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट. ये वेलोसिटी का डिफरेंस है टॉप एंड बॉटम के बीच में. बॉटम का तो 0 है और टॉप का v है, तो वेलोसिटी डिफरेंस इज v, डिस्टेंस डिफरेंस इज l. तो रेशियो ऑफ वेलोसिटी डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस डिफरेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट. यहाँ तक हो गया था ना? एनी डाउट सो फार? नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विल मेजर the value of viscosity more or less, है ना? More viscosity, more coefficient of viscosity means more viscosity, more friction, more resistance. ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिफाइन करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये दिस अपॉन दिस. तो लेट्स डू दैट. नेक्स्ट वन इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. इसका सिंबल क्या है? ईटा. ऐसा एन, इलोंगेटेड एन है, इसको क्या पढ़ते हैं? ईटा. एफिशिएंसी आल्सो इज डिनोटेड बाय सेम सिंबल. याद है, एफिशिएंसी इज द आउटपुट अपॉन इनपुट, है ना? तो सेम सिंबल इज यूज्ड. So what is the coefficient of viscosity? It is the ratio of shear stress to the strain rate. Shear stress हमने पढ़ा अभी F by A, और strain rate is V by L. Velocity gradient भी बोल सकते हो इसको. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा FL, L ऊपर आ जाएगा, A नीचे आ जाएगा. तो coefficient of viscosity is ratio of shear stress to the strain rate, एंड फार्मूला ये बनेगा उसका, और दिस, और फोर्स का कैलकुलेशन करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके ईटा ए वी बाई एल लिख सकते हैं. और दिस इज द मेन वन. इसमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिफाइन करने के लिए जो फार्मूला होता है ना, दैट इज द ओनली डेफिनेशन ओनली, है ना? तो यहाँ पे चाहे तो लिख लो पहले
coefficient of viscosity eta is the shear stress upon strain rate. Some of you join very late in the class. Why can't you join in time? क्यों इतना लेट हो जाते हो तुम लोग? ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू पुट कर दी, स्ट्रेन रेट की वैल्यू पुट कर दी, तो ये फार्मूला बन गया आपका। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन एंड इसी से न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, एसआई यूनिट क्या रहेगी इसकी? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की एसआई यूनिट इज पाई जूल, शॉर्ट में पीएल सिंबल, और वी कैन राइट यहाँ से देखो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, पास्कल, और एल अपॉन वी, इसमें से v की डायमेंशन कैंसिल हो जाएंगी और इसमें l की डायमेंशन, मास मीटर की डायमेंशन कैंसिल हो जाएंगी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, सेकंड ऊपर आ जाएगा, तो पास्कल सेकंड, पास्कल इज आल्सो रिटन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट लिखिए या पाई जूल लिखिए, इसमें l वैसे साइलेंट होता है, पाई जूल बोलते हैं उसको, बट वी कैन कॉल इट पाई जूल। ठीक है, तो साइंटिस्ट का नाम है ये, फ्रेंच साइंटिस्ट। तो ऐसा यूनिट बोथ कैन बी देयर, दिस यू राइट और दिस यू राइट और दिस यू राइट। ठीक है, डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे ईटा का, तो डायमेंशन पुट करिए, फोर्स की, लेंथ की, वेलोसिटी की, एरिया की, सम डायमेंशन विल गेट कैंसिल, यू विल गेट दिस मच। मास की डायमेंशन 1 है, लेंथ की -1 है, टाइम की -1, मतलब मास ऊपर रहेगा एंड डिवाइड बाय लेंथ एंड टाइम। CGS यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइस, इनका ही साइंटिस्ट का शॉर्ट नेम है पॉइस, and 1 poise is equal to 0.1 SI unit, that is Pascal second। अगर आपको CGS में दिया है और SI यूनिट में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो 0.1 से मल्टीप्लाई करके इसको हम SI यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। सपोज 5 पॉइस दिया हुआ है, इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 पास्कल सेकंड आ जाएगा। तो यू डोंट हैव टू डू एनी बिग थिंग, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा कन्वर्ट करने के लिए SI यूनिट में। क्लियर? फार्मूला एंड यूनिट इज क्लियर? Definition is also there, definition से फार्मूला बना, and then we have mentioned the unit, various SI unit and 1 CGS unit. Any doubt? बोलिए जल्दी से। Okay, no response coming, why you take so much time? Yes, am I audible? Yes, sir. Any difficulty? No. तो लिख लीजिए फार्मूला। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज नथिंग बट अ फ्लूइड फ्रिक्शन मेजर्ड, आई मीन विस्कोसिटी इज द फ्लूइड फ्रिक्शन मेजर्ड बाय दिस टर्म। जैसे फ्रिक्शन को मेजर करते हैं, फ्रिक्शन का फार्मूला याद है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फार्मूला F इज इक्वल टू म्यू इन म्यू इज इक्वल टू F बाय n, उसमें अप्लाइड फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन का, आई मीन फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो है वहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग, यहाँ पे इट कैन बी काइनेटिक फ्रिक्शन, इट कैन बी लिमिटिंग फ्रिक्शन, Fs max। तो दैट इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रेट का रेशियो होता है। ठीक है, तो वैसे तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दी होंगी फ्लूइड्स की, बट लेट्स सी द टेबल, हियर। वाटर की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी at 20 degrees Celsius is 1 milliPJ, m milli means 10 to the power -3, so 1 milliPJ। temperature goes up, it goes down, है ना? blood की temperature, of course it depends upon the temperature,
ये 20 डिग्री जनरली दैट रूम टेम्परेचर के आसपास है, ये बॉडी का टेम्परेचर है 37, तो 2.7 है। मशीन ऑयल, it is further high viscosity, if temperature goes up it goes down. Glycerin 830, honey 200. Temperature they are not mentioned, it may not vary much, so these value will be given to you, don't have to remember, आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको वैल्यूज दी होंगी, इवन वाटर की भी दी होगी वैल्यू, ठीक है। एयर में देखो 0 डिग्री पर 0.017 and 40 डिग्री पर it is going up, लिक्विड की गोइंग डाउन, एंड गैसेस में रिवर्स एक्शन हो रहा है बिकॉज कोलिजन रेट इंक्रीज हो जाता है उसमें, गैसेस में मॉलिक्यूल्स व्हेन टेम्परेचर गोज अप मॉलिक्यूल कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली, देयरफॉर विस्कोसिटी गोज अप, ठीक है, लिक्विड में गोज डाउन, ठीक है। So these values will be given to you, don't have to worry. Let's see what is the numerical based on this. Numerical देखिए ये है आपका एक शॉर्ट एग्जांपल है, गुड क्वेश्चन दिस इज। देखो मेटल ब्लॉक ऑफ एरिया दिया हुआ है यहाँ का 0.1 मीटर स्क्वायर is connected to a 0.01 kg mass via the string that passes over an ideal pulley. Ideal pulley means no friction, no mass. Shown in the figure, liquid with the film thickness 0.3 mm, here it is placed between the block and the table. When released, the block moves to the right with the constant speed of this much. Find the coefficient of viscosity. Which formula we are going to use? Eta का भी formula बनाया था, क्या था वो? F by A, V by L. तो F by V, ये फार्मूला इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट F is not given. How to get the F? L is the thickness of the film that is given. V is given. Thickness is given. इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है. Area is given. How many terms we have in this? कितने terms हैं? 4 terms हैं. L is the thickness of the film. V is the velocity area. ये तो तीनों दिए. Force is not directly given. Force निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे force? ये जो mass है, इसका weight mg. In case of uniform motion, mg will be equal to tension. That tension will be equal to F. यहाँ पे देखो, for constant velocity, mg will be equal to V, mg will be equal to T, sorry, which will be equal to F. तो F की जगह इन्होंने F की जगह mg लिख दिया। देखो ये मास, g की वैल्यू पुट कर दी, मास कितना था 0.01, तो 0.01 ये हो गया, और मास ये फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, 0.01 इस 10 to the power -2, g से मल्टीप्लाई किया 9.8, है ना। तो F की वैल्यू mg पुट कर दी। L कितना है? थिकनेस इज गिवन मिलीमीटर में, इसलिए 10 to the power -3 आ गया, और एरिया इज दिस मच, वेलोसिटी इज दिस, v into a, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद if you solve it, it is coming this much Pascal second. Clear to everyone? This is a solid example, but good question. कोई डाउट है इसमें? बोलिए। नो रिस्पॉन्स कमिंग। समझ में आया कि नहीं? बोलिए। कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें, जस्ट आस्क। Arshad, are you there? No response coming. Why?
Arshada. Yes. Any difficulty? Could you get this question? Respond quickly. Sir, am I audible now? No. Yeah. Yeah. Yes, sir. No problem. No, sir. Okay. Clear to all? Clear to everyone? So this was all about your what? कौन सा टॉपिक था? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. अपन मशीन में ऑटोमोबाइल में इंजन ऑयल डालते हैं ना, दे हैव सर्टेन विस्कोसिटी लाइक दिस. यहाँ पे क्या लिखा है? मशीन ऑयल है ना, तो दे हैव गॉट हायर विस्कोसिटी. तो दे मेंटेन द इंजन अपना जो ऑटोमोबाइल इंजन होता है, टू व्हीलर एंड कार, वी पुट द ऑयल, तो दे मेंटेन द लिक्विड फिल्म बिटवीन द टू मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन. अगर हम लिक्विड फिल्म नहीं यहाँ पे पिस्टन एंड सिलेंडर के बीच में लिक्विड फिल्म नहीं जनरेट करेंगे, तो देयर विल बी वेयर एंड टेयर बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस मोशन ऑफ द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर. तो इट विल बी हीटेड अप एंड विल गेट सीज्ड. इसलिए उसमें ऑयल डालना पड़ता है. पीरियडिकली वी हैव टू रिप्लेस इट आफ्टर 6 months or 1 year or after certain kilometer. We have to change the machine oil or engine oil, and we have to put it new one because it will lose the viscosity over the period of time. तो इसलिए उसको रिप्लेस करना पड़ता इंजन ऑयल और मशीन ऑयल इन द ऑटोमोबाइल. ठीक है. तो that's how viscosity is used. Now next one is the Stokes law in. Can you see? Next one is the Stokes law. It also deals with the viscous forces. ये भी viscosity से related है. Stokes law for the object moving in the viscous medium. कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, राउंड बॉल ले लेते हैं इसको. ये जो है एयर में या दूसरे लिक्विड में मूव कर रही है ना. ये दिस अ ऑब्जेक्ट, स्मॉल बॉल falling down in the liquid with the velocity v. तो लिक्विड की लेयर्स यहाँ पे स्टिक हो जाएंगी, है ना. अदर लेयर्स विल अपोज, अदर लेयर्स, nearby layers will oppose its motion. So there will be the viscous force. So Stokes law is about the viscous force on the small object moving in the viscous medium. ठीक है. So for example, pendulum, raindrops falling in the air, or pendulum swinging in the air. So air also apply the viscous force. So how much force it applies, it is given by this formula. So let's see the points. Suppose ये round object है, उसकी radius r है, air या liquid में move कर रही है, जिसकी coefficient of viscosity eta है, जो अभी हमने पढ़ी थोड़ी देर पहले. At that moment velocity is v and viscous force f, which will be given by this formula. When the object falls through the fluid, it drags the layer of the fluid in contact with it. Due to relative motion between the layers of the fluid, there is retarding force or viscous force. For example, raindrops or swinging pendulum. ठीक है, ये मैंने आपको explain किया. This viscous force is proportional to the velocity of the object and opposes the direction of it is opposite to the direction of motion. Velocity इधर है, viscous force is opposite. How much it is? It is given by, force is given by 6 pi eta rv. ये तो दोनों constant हो गए. Eta is the coefficient of viscosity of the surrounding medium, r is the radius of the object, v is the velocity of the object. ये तीन टर्म पे डिपेंड कर रहे हैं. Viscous force or Stokes force, we call it Stokes law. Velocity dependent. If velocity goes up, force goes up. और सिंगल पावर है सबकी, वेलोसिटी की, रेडियस की, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की.
and ये 6 pi is the constant coming in this relation that comes from the experiments and all. ये experiment करने के बाद constant आते हैं, dimension से हम निकाल सकते हैं फार्मूला, बट ये इतना आता है डायमेंशनल फार्मूला, ऐसा कुछ आएगा, डायमेंशन से हम कैलकुलेट करेंगे eta rv. तो k is later on found out by the help of experiments. ठीक है यहाँ तक? इसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, r is the radius of the round object, eta is the coefficient of viscosity. नॉन राउंड ऑब्जेक्ट का अपने कोर्स में नहीं है, फास्ट एंड बिगर ऑब्जेक्ट का नहीं है, तो दिस इज इन आवर कोर्स स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट. तो नो डेरिवेशंस रिक्वायर्ड फॉर दिस, इट इज गिवन डायरेक्टली इन आवर टेक्स्ट बुक. डेरिवेशन करना है तो डायमेंशन से ही कर सकते हैं इसको. ऑलराइट सो फार? Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, मैंने ऊपर लिखा है, बिकॉज नेक्स्ट डेरिवेशन इज बेस्ड ऑन दिस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कम्स फ्रॉम दिस रिलेशन. तो अभी अनिरुद्ध, अभी 6:40 पर लिंक अपना ब्रेक होगा अपना क्लास. अगेन यू हैव टू ज्वाइन विद द सेम लिंक. वी हैव द 40-minute सेशन, फिर से सेम लिंक से आपको ज्वाइन करना है, एंड 6 क्लास विल बी अप टू 6:15. ऑलराइट? ओके सर. ठीक है. तो ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला, आई मीन सॉरी, स्टोक्स लॉ, विस्कस फोर्स का फार्मूला है, एंड दैट विस्कस फोर्स इज ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ सराउंडिंग मीडियम, है ना. तो इट कैन बी रेनड्रॉप फॉलिंग इन द एयर, और यू लैब में आप लोग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं. एक लॉन्ग ट्यूब लेंगे, उसमें ग्लिसरीन फिल करके एक स्मॉल मेटल बॉल छोड़ते हैं और वो नीचे जाती है. आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी इवन कांस्टेंट हो जाती है. इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी इज नॉट देयर, इट मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी. तो दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक. उससे पहले हम लोग बॉयंट फोर्स पढ़ते हैं, जो हम लोगों ने 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, और यहाँ भी थोड़ा सा ही है. इट इज नॉट in detail, this much only we have to learn. Buoyant force is also called upthrust. You remember, कोई किसी लिक्विड में या किसी फ्लूइड में आप किसी ऑब्जेक्ट को डालें, है ना, तो उसके ऊपर नेट अपवर्ड फोर्स is acting because of the fluid. It is net force is acting in upward direction, therefore it is called upthrust. क्यों ऐसा होता है? सपोज ये हमने कोई ऑब्जेक्ट वाटर में डाला, या इवन वी गो इनसाइड द वाटर, यहाँ पर जो फोर्स लगता है that is less as compared to force at the bottom. So net force is upward. तो साइड के फोर्सेस तो बैलेंस हो जाएंगे. बॉटम सरफेस पे मोर फोर्स इज देयर बिकॉज इट्स डेप्थ इज मोर. तो नेट अपवर्ड फोर्स कितना होगा? V the volume, it is equal to, चलो डायग्राम बना देता हूँ. Just let me make the diagram here. सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जो है ये वॉल्यूम V है ऑब्जेक्ट का पूरा, ठीक है. तो बॉयंट फोर्स इज वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड. कितना लिक्विड के अंदर कितना वॉल्यूम है? होल वॉल्यूम है तो पूरा वॉल्यूम लेना पड़ेगा. पार्शियली सबमर्ज्ड है तो V इनसाइड कर देते हैं, ठीक है. V वैसे हम V इनसाइड लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G. तो दैट इज द बॉयंट फोर्स. वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड. ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, ये डेंसिटी है लिक्विड की, G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मोर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मींस मोर बॉयंट फोर्स, ठीक है. मोर वॉल्यूम इमर्स मींस more buoyant force. With the volume immersed in the fluid, rho the density of fluid. Fluid means both.
liquid and gases. Gases can also apply the buoyant force. Air also applies the buoyant force. उसकी air की density कम है, so we don't feel it. But for a small object, light object, it can be bigger, it can be significant. ठीक है, तो दो फार्मूले सीखे हम लोगों ने. एक तो buoyant force का, upthrust का, है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में जो हमने 9th में सीखा था, सेम वन. And another is Stokes force on the object moving in the viscous medium. ये दोनों फार्मूले, both these formulas are going to be used in the next important derivation. तो क्या डेरिवेशन है देखो. टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द विस्कस मीडियम. कोई ऑब्जेक्ट है विस्कस मीडियम में, इट इज Sir? मूविंग. या So can you please scroll up? या you want to see both or only one? एक मिनट रुक जाओ. Can you see both now? Yes, sir. Done. Yes, sir. So moving on to the next important derivation. तो टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है. नेम कम्स, सपोज ये कोई राउंड ऑब्जेक्ट है और विस्कस मीडियम में इट इज मूविंग डाउन, है ना. तो टर्मिनल वेलोसिटी, वाई टर्मिनल वेलोसिटी मींस पहले तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड देन विस्कस फोर्स आल्सो इंक्रीजेस. एक वन सिचुएशन आती है जब ये दोनों फोर्स, बायएंड फोर्स प्लस विस्कस फोर्स, is equal to its weight, so net force becomes zero, so velocity doesn't increase further, so that particular velocity is called terminal velocity. Velocity increase, the velocity terminates, है ना. इसकी एक पहले velocity बढ़ती है, बाद में it doesn't increase, it becomes constant. That constant velocity is called terminal velocity. तो viscous medium में कोई object गिरता है तो धीरे धीरे उसका एक increase the velocity decreases, and finally it is no longer increases because ये जो viscous force है directly proportional to velocity, तो viscous force velocity पे dependent होता है, तो वो भी बढ़ना शुरू कर देता है. तो नेट फोर्स जीरो हो जाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर. नेट फोर्स जीरो तो नेट एक्सेलरेशन जीरो, नेट एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट. दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी. दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, तो terminal velocity is the constant velocity with which object moves in the viscous medium. ठीक है, it is the constant velocity with which it moves, constant velocity with which object moves in the viscous medium. ठीक है, तो ये उसकी definition हो गई. Now when viscous force plus buoyant force on the sphere or raindrop also becomes equal to its weight, net force becomes zero, therefore acceleration becomes zero, and the sphere moves with the constant velocity called terminal velocity. है ना, जैसे रेनड्रॉप भी ऊपर से जब गिरती है ना, तो इनिशियली तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन विस्कस फोर्स भी बढ़ने लगता है. बायएंड फोर्स तो कांस्टेंट रहेगा. देखो, बायएंड फोर्स is not velocity dependent. बायएंड फोर्स वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं है, बट ये स्टोक्स विस्कस फोर्स इज वेलोसिटी डिपेंडेंट, तो ये भी बढ़ना शुरू करते हैं. एक सिचुएशन आती है नेट फोर्स ऑन द रेनड्रॉप बिकम जीरो, तो उसके बाद वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाती है. तो इट कम्स विद द कांस्टेंट एंड स्मॉल टर्मिनल वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी. अगर ऐसा नहीं होता, if the viscous force is not there, if it is zero, so raindrop will fall like a bullet shots because nobody is there to restrict its acceleration, retard it. So it will come like a bullet shots
and there will be the wall like situation during the rain. आ रहा समझ में? तो ये जो स्टोक्स फोर्स है that balances, ये that controls the thing. ठीक है? तो जिस समय ये दोनों फोर्स अपवर्ड फोर्स दोनों both the upward force is equal to weight of the object, उस समय टर्मिनल वेलोसिटी मिलेगी, कितनी मिलेगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसको बायंट फोर्स को इधर शिफ्ट कर दिया हमने. स्टोक्स फोर्स का फार्मूला भी हमने सीखा था 6 पाई ईटा आरवी एंड मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. अब ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, रो इज द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिखा मैंने रो इज द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, रो क्या है? ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है. और इधर क्या है? बायंट फोर्स वॉल्यूम इमर्स इन द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू जी. तो यहाँ से v कॉमन ले लो, v इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन बोथ केसेस. ब्रैकेट में क्या बचेगा? रो माइनस सिग्मा. और इधर ये इसमें कुछ वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं राउंड ऑब्जेक्ट के लिए अपने कोर्स में? राउंड ऑब्जेक्ट इज 4/3 पाई आर क्यूब. यहाँ से एक आध आपका कैंसिल हो जाएगा, R2 बचेगा. और यहाँ से ये 2 और ये 3 नीचे आ जाएगा, 9 हो जाएगा. ईटा भी नीचे आ गया 9. ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का ये रिलेशन मिल गया आपको. क्या क्या टर्म्स आ रहे हैं इसमें देखो. कैन यू सी? टर्मिनल वेलोसिटी इज 2r square rho minus sigma, density of the object minus density of the surrounding medium. नीचे क्या है? 9 ईटा स्क्वायर. तो दिस इज द इम्पोर्टेंट रिलेशन टर्मिनल वेलोसिटी का. समझ में आया सबको? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. अगर ऑब्जेक्ट का रेडियस डबल हो गया, अदर फैक्टर्स चेंज नहीं हुए, तो टर्मिनल वेलोसिटी 4 टाइम्स हो जाएगा. दैट इज द मीनिंग. और वेलोसिटी ऑफ द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड इन द विस्कस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू टी. टाइम के साथ पहले तो वेलोसिटी बढ़ती है और फिर उसका आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स कांस्टेंट. दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी वीटी. पहले उसमें पहले स्लोप है यहाँ पे, दिस इंडिकेट अप टू हियर एक्सेलरेशन इज देयर, लेकिन स्लोप धीरे धीरे कम हो रहा है. स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद द एक्सेलरेशन. इनिशियली इट इज मोर स्लो, फिर कम स्लोप हो गया, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, जीरो स्लोप हो गया. तो नो एक्सेलरेशन हियर, कांस्टेंट वेलोसिटी. गॉट इट? ये डायग्राम आपकी बुक में नहीं है, इट इज